Hello students, this is third video regarding Aristotle. Aristotle के जो कॉन्सेप्ट्स हमने देखे हैं पिछले दो वीडियो में, उसी का कंटिन्यूएशन होगा इस वीडियो में। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे रिलेशन बिटवीन एथिक्स एंड पॉलिटी एज पर अरिस्टोटल। तो आई होप आपको पिछले वीडियो की ये बात याद होगी कि अरिस्टोटल कैटेगराइज्ड बोथ एथिक्स एंड पॉलिटी अंडर प्रैक्टिकल नॉलेज। उनके हिसाब से एथिक्स एंड पॉलिटी दोनों का हमारे जीवन में डे टू डे लाइफ में बहुत प्रोमिनेंट रोल है एंड बोथ आर इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो। एथिक्स विल हेल्प इन creating good human being and polity will help in creating good citizen, and in an ideal state a good human will become good citizen and vice versa. And that is why two most important books of Aristotle is on these two subjects only. Ethics के ऊपर उनका Nicomachean Ethics and Polity के ऊपर he has written Politics. Ethics and Politics दो important area of study हैं as per Aristotle, और दोनों में कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्शनलिटी है, क्या रिलेशन है, उसको अरिस्टोटल ने अच्छे से समझाया है, जिसको समझना जरूरी है अगर हमें अरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट्स को समझना है। तो चलते हैं, देखते हैं आगे। लेकिन सबसे पहले एथिक्स और पॉलिटी के बीच में रिलेशन समझने के लिए वी शुड फर्स्ट रिवाइज अरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर एंड फॉर्म। देखिए, प्लेटो जिसको आइडिया कहते थे, यानी कि एसेंस ऑफ ए थिंग या परफेक्ट स्टेट ऑफ ए थिंग, उसको अरिस्टोटल फॉर्म कहते हैं। तो आप कह सकते हैं प्लेटो के लिए जो आइडियाज हैं अरिस्टोटल के लिए फॉर्म है, एसेंस ऑफ ए थिंग या परफेक्ट स्टेट ऑफ ए थिंग। दोनों के बीच में अंतर क्या था? प्लेटो मानते थे कि आइडियाज आर ट्रांसेंडेंट, मतलब वो इस दुनिया से ऊपर हैं, परे हैं, जबकि अरिस्टोटल gave the concept of immanent form या immanent idea, means the form is within the matter itself, matter के अंदर ही form होता है, that is his concept of immanent form या immanent idea। और धीरे धीरे मैटर अपने उस फॉर्म को अचीव करने की कोशिश करता है, अपने उस बेस्ट वर्जन को अचीव करने की कोशिश करता है, और इसी को कहा जाता है एक्चुअलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं और फिर इसको आगे लेकर के चलेंगे। तो अगर हम इमेजिन करें एक सीड को, तो सीड आज पर अरिस्टोटल इज अ मैटर, और मैटर के लिए दूसरा शब्द इस्तेमाल किया अरिस्टोटल ने, पोटेंशियलिटी, कि सीड के अंदर कुछ क्षमता है, कुछ पोटेंशियल है टू बिकम समथिंग। टू बिकम व्हाट? टू बिकम अ वेल डेवलप्ड फुल्ली ग्रोन ट्री, which is the purpose of this seed, which is the telos of this seed। तो हमने अरिस्टोटल के थ्योरी ऑफ कॉजेज भी देखे थे, जिसमें उन्होंने 4 कॉजेज बताए थे किसी भी मैटर के पीछे: फॉर्मल कॉज, मटेरियल कॉज, एफिशिएंट कॉज, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज फाइनल कॉज, दैट इज ऑल्सो नोन एज पर्पस या टीलोस ऑफ ए थिंग। तो सीड एक मैटर है अभी, जिसके अंदर पोटेंशियलिटी है टू बिकम समथिंग। दैट पोटेंशियलिटी टू बिकम समथिंग, समथिंग व्हाट, क्या वो बन सकता है? इट कैन बिकम अ फुल्ली डेवलप्ड ट्री, विच इज टीलोस या पर्पस ऑफ दिस सीड। इसी टीलोस या पर्पस ऑफ दिस सीड को कहा जाएगा इसका फॉर्म या एक्चुअलिटी। और अरिस्टोटल का ऐसा मानना था कि ये एक भरा पूरा पेड़ जिसके ऊपर खूब सारे फल लगे हैं, ये जो आइडिया है, द परफेक्ट स्टेट ऑफ दिस ट्री, दिस आइडिया इज ऑलरेडी इन दिस सीड। इस सीड के अंदर ये आइडिया ऑलरेडी है। आइडिया के लिए अरिस्टोटल शब्द इस्तेमाल करते हैं फॉर्म। तो फॉर्म या एक्चुअलिटी इज द अल्टीमेट पर्पस या टीलोस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। जैसे हम सब इंसानों का जब जन्म होता है, तो हम सब का जो अल्टीमेट पर्पस होता है वो होता है टू बिकम बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्फ, बिकम अ बेस्ट ह्यूमन। वैसे ही जब एक सीड आता है, तो सीड का अल्टीमेट पर्पस होता है, टीलोस होता है, टू बिकम अ फुल्ली डेवलप्ड ट्री,
और ये जो पर्पस है, अल्टीमेट पर्पस या टीलोस, उसी को कहा गया है फॉर्म या एक्चुअलिटी. इट इज ऑलरेडी देयर इन दिस सीड. तो आई जस्ट होप कि आपको बात समझ आ रही है. एक भरा पूरा पेड़ की संभावना, पोटेंशियलिटी ऑलरेडी सीड में है. अभी ये सीड है मैटर. इस मैटर के अंदर है पोटेंशियलिटी. किस चीज की पोटेंशियलिटी? टू बिकम दिस फॉर्म विच इज ऑल्सो द पर्पस या टीलोज ऑफ दिस सीड. फॉर्म के लिए ही दूसरा शब्द इस्तेमाल किया गया है, एक्चुअलिटी. और धीरे धीरे जब ये सीड एक पौधा बनेगा, फिर एक मिड साइज ट्री बनेगा, फिर इस फुल्ली ग्रोन ट्री बनेगा और इसके अंदर फल लगेंगे. तो ये जो प्रोसेस है जब ट्री ग्रो कर रहा है, तो असल में ये अपने पोटेंशियल को एक्चुअलाइज कर रहा है. दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्चुअलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल. और वो अपने फाइनल कॉज के तरफ, पर्पस की तरफ, टीलोस की तरफ बढ़ रहा है और अपने फॉर्म को अक्वायर कर रहा है. तो जब हमारा जन्म हुआ, उसी वक्त हमारे अंदर एक क्षमता थी, एक संभावना थी, एक पोटेंशियलिटी थी. जो भी हम मैटर थे, छोटा शरीर था हमारा, जो भी मैटर थे हम, लेकिन हमारे अंदर तब से एक संभावना है कि हम अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हैं. और जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं और हम अपने ऊपर काम करते हैं और अपना बेस्ट वर्जन को निकालने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब वी आर एक्चुअलाइजिंग आवर पोटेंशियल. वैसे ही एक सीड ट्री में कन्वर्ट होता है, एक्चुअलाइजेज इट्स पोटेंशियल. अब कोई जरूरी नहीं है कि एक सीड एक फुल्ली डेवलप्ड ट्री में कन्वर्ट हो ही जाए. हर एक सीड अपने पर्पस, फाइनल पर्पस या टीलोस को अटेन कर ही ले. एक इंसान अपने बेस्ट फॉर्म को अटेन कर ही ले, कोई जरूरी नहीं है. क्योंकि अपने बेस्ट फॉर्म को अटेन करने के लिए, यानी कि मैटर को फॉर्म के लेवल तक पहुंचाने के लिए या पोटेंशियलिटी को एक्चुअलिटी के लेवल तक पहुंचाने के लिए, जैसे अभी आप एक स्टूडेंट हैं, आपके अंदर एक संभावना है, पोटेंशियलिटी है आईएएस बनने की. The day you become IAS, that will be actuality. So IAS in this particular example would be actuality, and right now the inner capability is your potentiality. So potentiality actuality में convert हो ही जाए, जो currently आप हैं मैटर, वो आपका बेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो ही जाए, जरूरी नहीं है. वो तभी होगा, आपका ग्रोथ तभी होगा, एक्चुअलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल तभी होगा जब आपको सही कंडीशंस मिलेंगे. ये सीड एक अच्छे वेल डेवलप्ड ट्री में तभी कन्वर्ट होगा जब इसको राइट कंडीशंस मिलेंगे. राइट कंडीशंस, इसके अंदर फॉर्म तो ऑलरेडी है, यानी कि इसके अंदर एक आइडिया तो ऑलरेडी है टू बिकम द परफेक्ट. उसका पोटेंशियल भी है और उसके अंदर एक टीलोज या पर्पस भी है टू अटेन इट्स परफेक्ट शेप. बट इट कैन अटेन दैट परफेक्ट शेप ओनली व्हेन इट इज प्रोवाइडेड राइट कंडीशन. जैसे एक सीड विल डेवलप इनटू अ फुल्ली ग्रोन ट्री ओनली व्हेन इट इज प्रोवाइडेड विद कंडीशंस लाइक गुड सॉइल, वाटर, सनलाइट. इसको ठीक ठाक सा समय मिले ग्रो करने के लिए, सही टेम्परेचर हो, तभी जाकर के ये यहाँ से यहाँ ग्रो करेगा. वैसे ही एक स्टूडेंट एक ऑफिसर में पढ़ लिख करके तभी कन्वर्ट हो पाएगा जब उसको सही कंडीशन मिलेंगे. अभी वो एक मैटर है, उसके अंदर पोटेंशियलिटी है. जब वो अपने पोटेंशियलिटी को एक्चुअलाइज कर लेगा तो वो मैटर फॉर्म बन जाएगा. तो राइट कंडीशंस आर नीडेड. तो एक सीड है, उस सीड को अगर राइट कंडीशंस मिले तो इट विल एक्चुअलाइज इट्स पोटेंशियलिटी एंड मैटर विल कन्वर्ट इनटू फॉर्म. एंड दिस इज द करंट स्टेट. जब वो सीड पूरी तरह से ग्रो हो जाएगा तो उसको कहा जाएगा फॉर्म, यानी कि उसने एक्चुअलाइज कर लिया अपने पोटेंशियल को. लेकिन अगर राइट कंडीशंस ना मिले तो द सेम सीड कैन टर्न इनटू अ बैरन ट्री. ये कहते हैं एरिस्टोटल कि अपार्ट फ्रॉम द पोटेंशियल या अपार्ट फ्रॉम द फॉर्म विद इन दिस मैटर, the matter needs to have right conditions. These right conditions are actually efficient cause. So apart from final cause, that is purpose, there should be efficient cause also for actualization of potential. आपके अंदर क्षमता हो
बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट बनने की और पूरी तरह से कामयाब होने की, लेकिन आपके आसपास में परिस्थितियां अच्छी ना हो, कंडीशंस अच्छे ना हो जो आपको सपोर्ट करें, तो हो सकता है कि आप अपने बेस्ट फॉर्म को अचीव ना कर पाओ। ऐसा ही कुछ कह रहे हैं अरिस्टोटल। अब जरा देखते हैं, अरिस्टोटल कहते हैं, एथिक्स और पॉलिटिक्स को अब रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहां से शुरू किया था, आज के इस वीडियो का हमारा लक्ष्य है अरिस्टोटल के सबसे कोर आइडिया को समझना, वो है एथिक्स एंड पॉलिटिक्स को रिलेट करना। तो अभी तक हम लोग एथिक्स की ही चर्चा कर रहे हैं। एथिक्स मतलब क्या होता है? पर्पस ऑफ लाइफ। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि फिलॉसफी के तीन मुख्य ब्रांच होते हैं। एपिस्टेमोलॉजी, जहां पे ये ढूंढा जाता है कि हाउ नॉलेज इज फॉर्म्ड। मेटाफिजिक्स, जहां पे अल्टीमेट रियलिटी ढूंढने की कोशिश की जाती है। एंड द थर्ड ब्रांच इज एथिक्स, जहां पे ये ढूंढने की कोशिश की जाती है कि व्हाट इज पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑलरेडी अरिस्टोटल डिफाइन कर चुके हैं, एंड दैट इज हैप्पीनेस, यूडेमोनिया। तो दैट इज आवर फाइनल कॉज, दैट इज टीलोस। So Aristotle, while giving his theory of ethics, has already defined our purpose of life, that is to seek, attain eudaimonia, seek happiness. And how would we be able to seek happiness? By development of virtue. Virtues are of two types: moral virtue and intellectual virtue. Moral virtue means acting in right manner, striking golden mean, and intellectual virtue means thinking in right manner through rationality. So these ideas we discussed in the last class only. Now we are going to strike at the main concept कि how Aristotle links ethics and politics. तो अरिस्टोटल कहते हैं कि एक इंसान का लक्ष्य क्या होता है। उनके अपने एथिक्स में, अपने निकोमेकियन एथिक्स में कहते हैं कि इंसान का लक्ष्य होता है हैप्पीनेस को अटेन करना, यूडेमोनिया को अटेन करना, दैट इज आवर पर्पस। और जैसे कि एक सीड अपने पर्पस को अटेन कर सकता है विथ राइट कंडीशन, वैसे ही एक इंसान अपने पर्पस को यानी कि हैप्पीनेस को अटेन कर सकता है बाय डेवलपमेंट ऑफ वर्च्यू थ्रू राइट कंडीशंस ओनली। और वो राइट कंडीशन उसको प्रोवाइड करता है स्टेट। अगर एक अच्छा स्टेट होगा, आइडियल स्टेट होगा, तो फिर ऐसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होंगे जिससे इंसान के अंदर वर्च्यू डेवलप हो गई, और वो वर्च्यू फिर इंसान को सही कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे टू अटेन हिज और हर पर्पस, दैट इज टू सीक हैप्पीनेस। तो ये है लिंक बिटवीन अरिस्टोटल्स एथिक्स एंड पॉलिटिक्स। ही सेज कि एवरी इंडिविजुअल हैज पोटेंशियल टू लिव वर्चुअसली, या दूसरे शब्दों में कहें तो एवरी इंडिविजुअल हैज पोटेंशियल टू attain their telos, the final cause, that is happiness या eudaimonia, but that can be actualized only when the state provides the right condition. तो जैसे कि seed needs right condition to attain its final state, वैसे ही individuals need right condition to attain our purpose, and it is the state only which provides this right condition to attain our final goal. And that is the reason why अरिस्टोटल की बातों को आप समझना है तो आप ये एक बार डायग्राम देखिए। स्टेट या पॉलिस दोनों एक ही शब्द है। स्टेट या पॉलिस प्रोवाइड्स राइट कंडीशन, राइट एनवायरनमेंट एंड राइट सर्कमस्टांसेस टू अ ह्यूमन बीइंग, जिससे वो ह्यूमन बीइंग वर्चुअस बनता है। वर्चुअस होने के कारण वो अपने टीलोज या पर्पस को अटेन कर पाता है, दैट इज टू अटेन हैप्पीनेस या यूडेमोनिया। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में अरिस्टोटल कहते हैं कि द पॉलिस या स्टेट इंश्योर्स मोरल एजुकेशन। स्टेट की जिम्मेदारी है लोगों को मोरल एजुकेशन देना, फेयर तरीके से कानून बनाना, समाज में स्टेबिलिटी बनाए रखना। इन सब से क्या होता है कि एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार होता है जिसमें एक इंसान वर्च्यू को अटेन कर पाए। सो पॉलिटिक्स क्रिएट्स फ्रेमवर्क फॉर humans to attain virtue, and in that way it provides human to become ethical and attain their purpose of life. And that is the reason why Aristotle says man is a political animal. Political animal के लिए दूसरा शब्द ग्रीक वर्ड में होगा जू पॉलिटिकॉन।
मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल जब अरिस्टोटल कहते हैं तो उनका मकसद ये है कि वो इस बात को हाईलाइट कर पाए कि मैन अपने ट्रू पोटेंशियल को एक्चुअलाइज तब तक नहीं कर पाएगा जब तक उसके आसपास में ऐसे कंडीशंस नहीं हैं जो उसको वर्च्यू अटेन करने में हेल्प करे, और वो कंडीशंस सिर्फ और सिर्फ एक आइडियल स्टेट ही प्रोवाइड कर सकता है, एक पॉलिसी स्टेट प्रोवाइड कर सकता है। तो इसका मतलब एक मैन को अपने ट्रू पर्पस को अचीव करने के लिए एक सही पॉलिटिकल कंडीशन क्रिएट करना और उसमें रहना जरूरी है। अदरवाइज मैन वॉन्ट बी एबल टू रियलाइज व्हाट ही इज कैपेबल ऑफ। मान लीजिए, समझने के लिए मैं बस कह रहा हूं कि एक कार है जो कभी भी चली ही नहीं, उसको शोरूम में पड़ी रह गई, तो वो फिर कार किसी काम की है नहीं, उस कार को क्या कहेंगे, बेकार है, बिकॉज इट नेवर कुड अटेन इट्स पर्पस। द पर्पस वॉज टू ड्राइव, द पर्पस वॉज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वैसे ही एक इंसान अगर बारबेरिक जीवन बिता करके मर गया, यानी कि आउटसाइड स्टेट रह गया, उसको एक प्रॉपर पॉलिस नहीं मिला, यानी कि एक स्टेट की कंडीशंस नहीं मिली, तो वो इंसान अपने ट्रू पोटेंशियल को कभी रियलाइज कर ही नहीं पाएगा, और फिर उस केस में उसके जीवन का मकसद पूरा नहीं होगा, उसका लाइफ मीनिंगलेस रह जाएगा। तो इंसान को इंसान बनने के लिए स्टेट की जरूरत होती है। विदाउट स्टेट द ह्यूमन बीइंग would no longer be able to live life of a human. So political system provides meaning to human life. Man is a political animal. दूसरे शब्दों में कहें तो मैन को पॉलिटिकल सिस्टम की जरूरत होती है अपने जीवन के मकसद को अचीव करने के लिए। So when Aristotle says man is a political animal, he simply means a person cannot fully actualize his potential without living within a well-ordered political community, that is polis. So here he links ethics and politics. Core idea of Aristotle. Ethics का मतलब purpose of life, and purpose is to attain happiness. Happiness can come through virtue, and polity will create a state which will create a condition for individuals to attain virtue, and that is link between ethics and politics. सो इन आइडियाज को समझने के लिए और फर्दर बेहतर तरीके से समझने के लिए अरिस्टोटल के कुछ कोट्स को देखते हैं। सो अरिस्टोटल हैज सेड द स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ लाइफ एंड कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। इस तरह के कोट्स सीधे सीधे एग्जाम में भी आ जाते हैं। इसका मतलब क्या होगा? व्हेन ही सेज कि स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस फॉर सेक ऑफ लाइफ, तो वे कहते हैं कि स्टेट तो पहले बना होगा इन ऑर्डर टू फुलफिल आवर बेसिक नीड्स, हमारी बेसिक जरूरतें जैसे कि सिक्योरिटी, फूड एंड शेल्टर को प्रोवाइड करने के लिए स्टेट बना होगा। व्हेन ही सेज कि स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ लाइफ, तो इनिशियली स्टेट मस्ट हैव बीन क्रिएटेड विद द गोल ऑफ एंश्योरिंग आवर सर्वाइवल, बट विथ टाइम स्टेट मस्ट हैव इवॉल्व and it must have evolved to a level that it started to ensure a good life to us. The state came into existence in order to ensure a life to us, यानी कि ensure basic survival, fulfillment of our basic needs. But with time, state continued for the sake of good life. Good life will come only when we move in the direction of actualization of our potential, that is to seek virtue and attain eudaimonian happiness. So state with time evolved, developed, and it did not just focus on ensuring survival and fulfillment of basic needs, but it also started to create a condition so that individuals develop virtue and seek eudaimonia. So इसी कॉन्टेक्स्ट में वो दूसरा स्टेटमेंट लिखते हैं कि स्टेट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट फॉर गुड लाइफ. Life is survival. Good life is virtuous life, and virtuous life will help in attainment of purpose of our life, that is happiness. क्यों अरिस्टोटल को ऐसा लगता है कि स्टेट डेवलप्स वर्च्यू इन इंडिविजुअल? स्टेट ही क्यों जरूरी है हमारे अंदर वर्च्यू डेवलप करने के लिए? तो अरिस्टोटल का मानना है, लास्ट वीडियो में भी हमने चर्चा की थी, कि वर्च्यू कैन नॉट डेवलप इन आइसोलेशन. तो वर्च्यू डेवलप करने के लिए इंटरैक्शन की जरूरत होती है.
एंड दैट इज वाई हमारे आसपास में सोसाइटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वर्च्यू डेवलप करने में। उस सेंस में अरिस्टोटल ने यह भी कहा था कि मैन इज अ सोशल एनिमल। उन्होंने ये भी कहा था कि भगवान ने हमें एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन दिया है ताकि हम अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर पाएं, लोगों से कम्युनिकेट करके अपने अंदर वर्च्यू डेवलप कर पाएं और हैप्पीनेस को सीख कर पाएं। तो वो तो सोसाइटी की बात होगी। नाउ लेट अस टॉक इन टर्म्स ऑफ स्टेट। अरिस्टोटल का ऐसा मानना है कि स्टेट दो मुख्य काम करता है। एक तो कानून बनाता है, गुड लॉज आर क्रिएटेड बाय द स्टेट। गुड लॉज एंड गुड इंस्टीट्यूशंस, अच्छे कानून और अच्छी व्यवस्था, जैसे सुप्रीम कोर्ट बना दिया, यूपीएससी बना दिया, एपीएससी बना दिया, तो अच्छे इंस्टीट्यूशंस बनाता है और अच्छे कानून बनाता है। इससे क्या होता है कि इंसानों के अंदर हैबिट डेवलप होती है ऑफ गोल्डन मीन। जैसे कानून की बात की जाए तो स्टेट ने पॉलीगैमी को बैन किया है बट मैरिज को बैन नहीं किया है। मल्टीपल टाइम्स मैरिजेस को बैन किया है बट स्टेट ने ब्रह्मचर्य रखने के लिए नहीं कहा है, सेलिबेसी नहीं कह रहा है। तो आप जब ध्यान देंगे तो आपको समझ आएंगे कि ज्यादातर कानून जो हैं वो हमारे अंदर एक हैबिट डेवलप कर रहे हैं टू स्ट्राइक गोल्डन मीन। और जब हम गोल्डन मीन को फॉलो करते हैं, यानी कि वी अवॉइड एक्सट्रीम थिंग्स, एक्सेस या डेफिशिएंसी दोनों को जब हम अवॉइड करते हैं, देन वी आर एक्चुअली डेवलपिंग अ हैबिट विच विल हेल्प अस इन अटेनमेंट ऑफ मोरल वर्च्यू। मोरल वर्च्यू का मतलब क्या? एक्ट वेल, एंड एक्ट वेल मतलब एबिलिटी टू act in line with the concept of golden mean, and we must have a habit of striking golden mean through our actions। और वो हैबिट डेवलप होते हैं थ्रू गुड लॉज। शराब पीना बैन नहीं किया है लेकिन ड्रग्स करना बैन किया है। शराब पी करके गाड़ी चलाने से बैन किया है। तो अच्छे कानून बनाता है स्टेट जिससे वो हमारे अंदर हैबिट्स डेवलप कर पाए गोल्डन मीन स्ट्राइक करने की। इंस्टीट्यूशंस बनाता है स्टेट, अलग कोर्ट्स बना दिए, सिविल सर्विसेज बना दिए, यूपीएससी, एपीएससी। ये इंस्टीट्यूशंस का काम होता है कि हमारे अंदर हैबिट्स डेवलप करवाए ऑफ स्ट्राइकिंग गोल्डन मीन, जिससे हम मोरल वर्च्यू को अटेन कर पाए। तो ये इस तरीके से जो पहला एस्पेक्ट है, हाउ स्टेट डेवलप्स वर्च्यू इन इंडिविजुअल। तो मोरल वर्च्यू डेवलप कराने में स्टेट अच्छे कानून और अच्छे इंस्टीट्यूशंस के थ्रू रोल प्ले करता है। इंटेलेक्चुअल वर्च्यू यानी कि हमारे अंदर सोचने समझने की ताकत बेहतर कैसे होगी। Intellectual virtue means ability to reason well, ability to think well, and state provides good condition for development of intellectual virtue also. How? By allowing individuals to participate in law making process। कानून बनाने की प्रक्रिया में हम सब पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे आप करंट स्थिति को देखें तो हम वोट करते हैं जिससे हमारे लेजिस्लेचर्स चुन करके जाएं लेजिस्लेटिव बॉडीज में और वहां पे वो कानून बनाए। तो वो सीधा सीधा कानून बना रहे हैं, बिल पास कर रहे हैं। इनडायरेक्टली हम भी कानून बनाने की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं जब हम वोट करते हैं। तो इस तरीके से जो लॉ मेकिंग एक्टिविटी है उसमें हम सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और एरिस्टोटल के हिसाब से लॉ मेकिंग इज हाईएस्ट रैशनल एक्टिविटी। रीजनिंग जहां पे सबसे ज्यादा चाहिए होती है, लॉजिकल थिंकिंग जहां सबसे ज्यादा चाहिए होती है, वो है लॉ मेकिंग। एंड स्टेट प्रोवाइड्स अस एरीना, प्लेटफॉर्म टू एंगेज इनटू लॉ मेकिंग एक्टिविटी ऑल्सो, रीजनिंग ऑल्सो। एंड दैट इज हाउ स्टेट इनकलकेट्स इंटेलेक्चुअल वर्च्यू ऑल्सो विद इन अस। इट अलाउज अस टू थिंक वेल। अच्छे कानूनों की मदद से स्टेट मोरल वर्च्यू डेवलप करता है और कानून बनाने की प्रक्रिया में हमें अलाउ करके टू पार्टिसिपेट हमारे अंदर स्टेट इंटेलेक्चुअल वर्च्यू डेवलप करता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में अब आप दूसरा कोट देखिए अरिस्टोटल का, लॉ मेकिंग इज वन ऑफ द हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ रैशनैलिटी। ये रीजनिंग का वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स डेलिब्रेशन अबाउट कॉमन गुड। आपको कानून बनाना है जिसमें आपको सबका ध्यान रखना है, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं और सारे लोगों के इंटरेस्ट, जेन्युइन इंटरेस्ट को आपको एक साथ बैलेंस करना है। तो यहाँ पे आपको हाईएस्ट लेवल ऑफ रीजनिंग चाहिए जिसमें लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जा रहा है। तो दैट इज वाई स्टेट प्रोवाइड्स अस कंडीशन टू डेवलप इंटेलेक्चुअल वर्च्यू ऑल्सो। फिर अरिस्टोटल कहते हैं ओनली ए बीस्ट एंड अ गॉड कैन लिव आउटसाइड द स्टेट। बीस्ट मतलब एनिमल्स। एनिमल्स
do not have potential to attain virtue. उनके अंदर आप गोल्डन मीन की हैबिट नहीं डेवलप कर सकते, उनके अंदर आप रैशनैलिटी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते. एनिमल्स को स्टेट नहीं चाहिए, बिकॉज स्टेट जिस तरीके के कंडीशंस प्रोवाइड करता है वो इंसानों के लिए सही है टू अटेन देयर बेस्ट वर्जन. बट एनिमल्स का बेस्ट वर्जन जो है वो उनको बिना स्टेट के भी मिल जाएगा. देयर बेस्ट वर्जन लाइज इन अटेनिंग प्लेजर, क्योंकि वो हैप्पीनेस तो अटेन कर ही नहीं सकते. बॉडीली प्लेजर, खाना पीना सोना मेटिंग, तो उसके लिए उनको स्टेट की जरूरत नहीं है. और स्टेट प्रोवाइड्स अस प्लेटफॉर्म जहां पे हम रीजनिंग कर पाए लॉ मेकिंग के लिए. बट रीजनिंग की एबिलिटी तो है ही नहीं एनिमल्स के अंदर. स्टेट प्रोवाइड्स अस गुड लॉज. रीजनिंग करके जब हम लोग कानून बनाते हैं, वही कानून असल में जब हम फॉलो करते हैं तो वो हमारे अंदर हैबिट डेवलप करता है ऑफ स्ट्राइकिंग गोल्डन मीन. बट एनिमल्स को मोरल वर्च्यू की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट कैपेबल ऑफ अटेनिंग मोरल वर्च्यू. आप एनिमल से नहीं उम्मीद कर सकते कि बैलेंस्ड लाइफ बिताए, वो बैलेंस्ड सोए. वो उसको जब नींद आएगी जितनी मर्जी आएगी वो सोता रहेगा, वो उसमें बैलेंस नहीं ढूंढेगा. एनिमल्स के लिए इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव वर्चुअस लाइफ, एंड दैट इज वाई एनिमल्स कैन लिव इवन आउटसाइड द स्टेट ऑल्सो. एनिमल जैसे अभी रह रहे हैं, अगर स्टेट नहीं होता तो भी वो वैसे ही रहते, उनके जीवन पे कोई असर नहीं पड़ता. और गॉड इज हाईएस्ट लेवल ऑफ रैशनैलिटी. गॉड को कोई एक्सटर्नल कंडीशन नहीं चाहिए टू बी रैशनल. गॉड को कोई स्टेट नहीं चाहिए कि वो कंडीशन प्रोवाइड करे तब वो गॉड अपनी रैशनैलिटी को एक्सप्रेस कर पाए, बिकॉज गॉड का मतलब ही हाईएस्ट लेवल ऑफ रैशनैलिटी. सो गॉड डज नॉट नीड स्टेट in order to practice his rationality, and beasts are not rational, so despite a state they won't be able to practice rationality. And that is why Aristotle says beast and gods can live outside state, because even with state उनके जीवन पे कोई अंतर पड़ने वाला है नहीं. God will remain God and beast will remain beast. rationality इसके किसी काम की नहीं है क्योंकि उस कैपेबिलिटी नहीं है, and God even without state would be able to practice rationality. अरिस्टोटल कहते हैं कि स्टेट या पॉलिस इट अलाउज अस टू कल्टिवेट वर्च्यू, बोथ टाइप ऑफ वर्च्यूज, मोरल वर्च्यू एज वेल एज इंटेलेक्चुअल वर्च्यू. मोरल वर्च्यू इन फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, दैट मीन्स टू लिव एंड एक्ट वेल. एंड हाउ मोरल वर्च्यू इज कल्टिवेटेड बाय स्टेट? बाय मेकिंग गुड लॉज, जिससे हैबिट्स आती है टू स्ट्राइक गोल्डन मीन, एंड हैविंग गुड इंस्टीट्यूशन, जिससे कल्चर बनता है, ईथोस बनता है टू प्रैक्टिस गोल्डन मीन. अच्छे इंस्टीट्यूशंस हम इंश्योर कराते हैं कि हम किसी भी एक्सट्रीम पाथ को अवॉइड करें. जुडिशियरी जैसे वो इंश्योर कराएगी कि हम कोई भी काम एक्सेसिव एक्सट्रीम ना करें. जैसे ट्रिपल तलाक को बैन किया, वो एक एक्सट्रीम तरीका था डिवोर्स का, बट स्टेट ने या इंस्टीट्यूशंस ने डिवोर्स बैन नहीं किया. देयर आर फैमिली कोड जहां पे डिवोर्स लिए जा सकते हैं, बट एक एक्सट्रीम तरीका डिवोर्स को उसको रोक दिया, ट्रिपल तलाक. सिमिलरली स्टेट प्रोवाइड्स अस एवेन्यू या प्लेटफॉर्म टू डेवलप आवर इंटेलेक्चुअल वर्च्यू ऑल्सो, यानी कि एबिलिटी टू थिंक वेल, एबिलिटी टू रीजन वेल. हाउ? बाय अलाउिंग अस टू हैव पब्लिक पार्टिसिपेशन इन लॉ मेकिंग एंड डेलिबरेशन. एंड दैट इज हाउ स्टेट क्रिएट्स कंडीशंस टू डेवलप वर्चुअस सिटीजन. दिस diagram represents clear cut relation between Aristotle's concept of ethics and politics. Ethics, purpose of life, that is to attain virtue, and virtue can be attained only through good state. So according to Aristotle, state helps in cultivation of moral virtues, building character. तो moral virtues भी होगा, intellectual virtues भी help करता है state build करने में, because it allows us to have rational participation in law making process, and overall it helps in development of virtuous citizen. And virtuous होंगे जब हम, तो we'll be able to attain eudaimonia, happiness, या that is nothing but good life. अब अरिस्टोटल ने यह भी बताया है, समझाया कि हाउ स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस. अरिस्टोटल कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि एकाएक से लोगों को लगा होगा कि हाँ स्टेट की हमें जरूरत है, बिकॉज स्टेट विल प्रोवाइड अस प्लेटफॉर्म टू कल्टिवेट वर्च्यू, और फिर लोगों ने स्टेट को बना दिया होगा. नो, स्टेट को बनाया नहीं गया है. स्टेट इज नॉट अ मैकेनिकल प्रोडक्ट, इट इज नॉट रिजल्ट ऑफ कॉन्शियस कंस्ट्रक्शन बाय ह्यूमंस.
अरिस्टोटल का मानना है कि स्टेट इज ए नेचुरल प्रोडक्ट, वो धीरे 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 अपने आप आ गया। पहले इंसानों ने अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए फैमिली बनाया, फैमिली के अंदर मैन, वुमन, स्लेव, चिल्ड्रेन एंड प्रॉपर्टी। फिर ये फैमिली भी हम आगे देखेंगे। तो वहां पर कहते हैं कि पहले फैमिली बनाया जिससे उसकी जरूरतें पूरी हों, क्योंकि इंसान की जरूरतें हैं। तो फैमिली लेवल पे उसकी कुछ जरूरतें पूरी हो रही थी, एंड फैमिली इज द फर्स्ट बेसिक सोशल यूनिट। उसकी कुछ जरूरतें पूरी हो रही थी, बायोलॉजिकल नीड्स ऑफ फूड, शेल्टर, रिप्रोडक्शन, मीटिंग, ये सब पूरी हो रही थी। उसकी डेली नीड्स भी पूरी हो रही थी, जैसे रूटीन केयर की नीड, जैसे कि बेथिंग एंड एक्सक्रीशन, ये सब के लिए भी उसको फैमिली एंड हाउस की जरूरत पड़ती है। इंसान की जरूरतों के हिसाब से पहले इंसान ने एक सोशल इंस्टीट्यूशन बनाया, फैमिली। लेकिन फैमिली बनने के बाद भी इंसानों को लगा कि यहाँ पे भी कुछ चीजें मिसिंग हैं। फैमिली में हमारी सारी जरूरतें नहीं पूरी हो सकती, क्योंकि इंसान का जो बेस्ट वर्जन है वो तो है हैप्पीनेस को अटेन करना, और हैप्पीनेस तब आएगा जब उसके अंदर वर्च्यू होगा। वर्च्यू दोनों मोरल एंड इंटेलेक्चुअल वर्च्यू, और फैमिली लेवल पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसके अंदर वर्च्यू डेवलप करने में हेल्प करे। सो फैमिली बनने के बाद उसकी बेसिक जरूरतें तो पूरी हो रही थी, लेकिन उसको फिर भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं सेल्फ सफिशियंसी मिसिंग है। हम इससे ज्यादा कुछ करने के लिए बने हैं, वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग मोर। फिर फैमिलीज यूनाइट होकर के उन्होंने बनाया विलेज। तो पहले फैमिली बना, वहां पे कुछ जरूरतें पूरी हुई, बट बहुत सारी फैमिलीज को यूनाइट करके फिर विलेज बनाया गया। विलेज से क्या हुआ, इकोनॉमिक सेंस में सेल्फ सफिशियंसी आई कि मेरे घर में हम लोग कपड़े का, हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, आपके यहाँ पे खेती होती है जूट की, किसी के यहाँ राइस की खेती होती है, तो बार्टर सिस्टम या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुआ। तो विलेज लेवल पे इकोनॉमिक सेल्फ सफिशियंसी आई, सिक्योरिटी भी आया। गांव के लोग ने मिल करके नियम बनाया कि गांव में रात में ये 5 लोग पहरेदारी करेंगे हर दिन। तो फैमिली लेवल पे जो सिक्योरिटी नहीं थी, वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी आई विलेज लेवल पे, एंड ओवरऑल फिजिकल सेंस में जो सिक्योरिटी है वो भी विलेज डेवलपमेंट से आई। तो सबसे पहले हमने फैमिली बनाया अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, बट कुछ जरूरतें अभी भी पूरी नहीं हो रही थी, क्योंकि फैमिली के अंदर वी कैन नॉट प्रोड्यूस एवरीथिंग दैट वी कंज्यूम। तो फिर हमने इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी के लिए विलेज बनाया, साथ ही साथ सिक्योरिटी पर्पस के लिए हमने विलेज बनाया। लेकिन विलेज लेवल पे भी लोगों को ऐसा लग रहा था कि हमारी कई ऐसी जरूरतें हैं जो अभी भी पूरी नहीं हो रही हैं, और उसमें जो मुख्य जरूरत थी वो ये थी कि हमारे अंदर एक हैबिट डेवलप हो गोल्डन मीन को स्ट्राइक करने का, हम मोरली वर्चुअस बने, साथ ही साथ हमें कानून बनाने का अधिकार हो, कानून हम बनाएं अपनी रीजनिंग का इस्तेमाल करके, और वो कानून फिर अप्लाई हो फॉर कॉमन गुड। तो बेसिकली विलेज लेवल पे भी इंसानों की इकोनॉमिक जरूरतें पूरी हो रही थी, फिजिकल नीड्स पूरी हो रही थी, फैमिली लेवल पे ही सिक्योरिटी भी हो रहा था, लेकिन अभी भी उनके अंदर वर्च्यू नहीं डेवलप हो रहा था, विच इज देयर हाईएस्ट पर्पस, विच इज द कीलोज ऑफ देयर लाइफ। की वर्च्यू डेवलप होगा तब जाकर के हैप्पीनेस डेवलप होगा। और फिर धीरे धीरे बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कंप्लीटनेस या सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस विद इन, धीरे धीरे कई सारे विलेजेस ने आपस में मिलकर के पॉलिस या स्टेट बनाया। State came into existence for good life because state provides us platform to cultivate virtue, both moral and intellectual type. और इसीलिए अरिस्टोटल कहते हैं कि स्टेट इज नॉट ए मैन मेड प्रोडक्ट। ऐसा नहीं कि उसको कंसियसली हमने प्लान करके बनाया है। तो अरिस्टोटल, आगे हम लोग एक टर्म देखेंगे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। अरिस्टोटल उसके फेवर में नहीं है कि लोगों ने प्लान करके, कॉन्ट्रैक्ट करके कि चलो यार आज से एक स्टेट रहेगा, ऐसे नहीं बनाया है। अरिस्टोटल मानते हैं कि स्टेट इज ए नेचुरल इंस्टीट्यूशन जो धीरे धीरे अपने आप बन गया है। जैसे एक बड़ा सा वृक्ष खड़ा है कहीं पे, पेड़ खड़ा है कहीं पे, तो उसको किसी ने बनाया तो नहीं है ना, जैसे टेबल चेयर होते वैसे तो नहीं बनाना, वो धीरे 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 सीड से, पहले सीड था फिर वो अपने आप ट्री बन गया। वैसे ही अरिस्टोटल कहते हैं कि स्टेट इज ए नेचुरल इंस्टीट्यूशन। बट साथ ही साथ अरिस्टोटल ये भी कहते हैं कि स्टेट इज नॉट मैग्निफाइड वर्जन ऑफ फैमिली और विलेज। कोई ऐसा ना समझे कि लार्जर
फैमिली को हम स्टेट कह सकते हैं कि फैमिली का लार्जर वर्जन स्टेट है या विलेज का लार्जर वर्जन स्टेट है? नो, बिकॉज फैमिली हैज बीन क्रिएटेड विथ सेपरेट पर्पस। फैमिली का पर्पस ही अलग है। अरिस्टोटल के हिसाब से पर्पस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर टू अंडरस्टैंड समथिंग। तो फैमिली का पर्पस ही अलग है, हमारे बायोलॉजिकल नीड्स को पूरा करना। विलेज का पर्पस ही अलग है, हमारी सेल्फ सफिशिएंसी को इंश्योर करना। एंड स्टेट प्लेज वेरी डिफरेंट रोल इन आवर लाइफ। इट प्रोवाइड्स अस प्लेटफॉर्म टू कल्टिवेट वर्च्यू। दैट इज व्हाई स्टेट इज ए नेचुरल इंस्टीट्यूशन, not result of any conscious human construct, but it is also not magnified version of family or village. It plays very different role from family or village. इस तरीके से एरिस्टोटल ने बताया कि हमें एक आइडियल स्टेट की जरूरत है in order to have virtuous life and attain the purpose of our life, that is eudaimonia. याद रहे अरिस्टोटल एक प्रैग्मेटिक थिंकर है, तो उनका जो आइडियल होगा वो होगा बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट। आइडियल स्टेट के नाम पे ही विल नॉट गिव यूटोपियन आइडियाज लाइक प्लेटो। सो वी हैव ऑलरेडी सीन फॉर अरिस्टोटल दैट ही सेज, क्या अरिस्टोटल के लिए इट इज सेड दैट हिज गुड इज बेस्ट। सो हिज आइडियल स्टेट इज बेसिकली द मोस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट which will help in realization of the purpose of life, that is to cultivate virtue. अब ये अपने आइडियल स्टेट की तलाश में कि आइडियल स्टेट कैसा होना चाहिए, उसकी तलाश में अभी तक तो हमने सिर्फ ये देखा है, वी हैव एस्टैब्लिश्ड रिलेशन बिटवीन एथिक्स एंड पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स मतलब एक अगर आइडियल स्टेट हो गया तो इट विल हेल्प इन रियलाइजेशन ऑफ आवर पर्पस ऑफ लाइफ, ये अभी तक एस्टैब्लिश किया अरिस्टोटल ने। लेकिन अब एक आइडियल स्टेट कैसा होना चाहिए उसको लेकर के अरिस्टोटल ने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं। अरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे वो 158 टाइप के कॉन्स्टिट्यूशंस को आपस में कंपेयर करेंगे एंड देन ही विल ट्राई टू गिव द बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट। फिर उसी से रिलेटेड ही विल गिव अरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, देन थ्योरी ऑफ वेल्थ, थ्योरी ऑफ स्लेवरी, थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन एंड थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स have been given by Aristotle in order to define कि how an ideal state should be. That is why these concepts are interrelated, और आने वाले वीडियोस में हम लोग एक एक करके इन कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। तो नेक्स्ट 2 से 3 वीडियो में हम लोग अरिस्टोटल को कंप्लीट कर पाएंगे। आज का ये वीडियो हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।